Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start second topic of solubility of drug, जो कि लास्ट टाइम हमने solubility of drug में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन एंड उसके कुछ एक्सप्रेशंस जो solubility के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देखना. और ये सेकेंड टॉपिक है solubility of drugs का मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. तो वो देखते हैं सोल्यूट क्या. सोल्यूट मैंने जैसे आपको बताया था जो लेसर क्वांटिटी में होता है दैट इज़ सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट के जो मोर क्वांटिटी में होता है दैट इज़ सॉल्वेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन का मतलब क्या है. जो सोल्यूट है जो सॉल्वेंट है. तो मान लीजिए आपके पास सोल्यूट है जो कि आपके पास एक वाटर का कंटेंट है, ठीक है. बीकर में आपने वाटर लिया, उसमें आपने NaCl आपने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया. तो जो आपने नमक थोड़ी क्वांटिटी में डाला, ठीक है. तो जो थोड़ी क्वांटिटी में नमक डाला ये आपका नमक है, ठीक है. तो ये क्या था हमारा सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट. और जो आपका जो वाटर कंटेंट है वो क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है. तो अब देखिए आप जब दोनों को मिक्स करोगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, उसमें क्या इंट्रैक्शन हो सकती है, कैसा मैकेनिज्म हो सकता है. जहाँ तो सोल्यूट का आपस सोल्यूट के साथ में हो सकता है, सोल्यूट का आपस सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ में इंट्रैक्शन हो सकता है. जहाँ सॉल्वेंट का आपस के मॉलिक्यूल में सॉल्वेंट में ही इंट्रैक्शन हो सकता है. सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मतलब लिक्विड कंटेंट का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ ही आपस में ही हो सकता है इंट्रैक्शन. जस्ट सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है. ये तीन जो पर्टिकुलर मेन बेसिस हैं, तीन तरह के जो इंट्रैक्शन है. फर्स्ट है सोल्यूट के साथ सोल्यूट का, सेकंड है सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट का, एंड थर्ड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ठीक है. ये इंट्रैक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल आपस में, ठीक है. अब मैकेनिज्म इसका देखें तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को हमने ऐड किया, तो इसको हम कैसे मैकेनिज्म कैसे इसका डिस्क्राइब करेंगे. सपोज मान लीजिए अ सोल्यूट dissolved in a solvent when it forms favorable interaction with the solvent. सोल्यूट तभी सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा अगर वो फेवरेबल कंडीशन फॉलो करेगा. मतलब अगर वो सुटेबल कंडीशन में अपना इंट्रैक्ट कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा, तभी वो सॉल्युबल होगा, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है हमारा कि ये सारा प्रोसेस डिपेंड करता है हमारी कितनी एनर्जी जो है, कितनी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कितनी एनर्जी से एक जगह से दूसरी जगह में इंट्रैक्ट कर रहे हैं. जैसे सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ क्या इंट्रैक्ट हो रहा है, सोल्यूट का सोल्यूट के साथ क्या इंट्रैक्ट हो रहा है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ क्या हो रहा है, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल जाके सॉल्वेंट में कैसे मूव कर रहे हैं, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो कैसे मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो क्लीवेज कैसे हो रहा है, ये सारा मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्टली आता है अ सोल्यूट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स क्रिस्टल. सपोज मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल मतलब एक लिक्विड कंटेंट है, ये क्रिस्टल बनाया है, जैसे ड्रग का क्रिस्टल है. तो यहाँ से साइड से कॉर्नर से मैंने एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, ठीक है. उसको जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिमूव कर दिया. ये ड्रग क्रिस्टल है, इससे हमने साइड से कॉर्नर से क्या किया, ड्रग मॉलिक्यूल को रिमूव करके अलग रख दिया, ठीक है. ये क्या हमारा जो सोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हमने रिमूव किया क्रिस्टल से. मतलब ये मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है जहाँ तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है यहाँ से क्लीवेज होके इसकी वो अलग साइड से जा सकता है. मतलब क्लीवेज हुई यहाँ पे, ठीक है. तो जहाँ फिर इसमें क्या हुआ, इंथैल्पी जो थी इसमें फेवरेबल रहेगी और एंट्रोपी जो होगी इसमें फेवरेबल रहेगी. अगर आपको इसकी डेफिनेशन एंथैल्पी एंट्रोपी की नहीं पता तो मैं उसकी भी आपको अलग से डिस्कस कर दूंगी, बट ये बहुत ही बेसिक फंडा है. सेकंड है हमारा कैविटी जो है फॉर ड्रग मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड इन अ सॉल्वेंट. तो जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जो बीच में सेंटर में जो हमारी कैविटी है उसको तोड़ देना, ब्रेक करके, मतलब कैविटी को ब्रेक कर देना, ठीक है. कैविटी जो सॉल्वेंट में है वो ब्रेक हो जाना मॉलिक्यूल्स के, ठीक है. वो ब्रेक होगी मतलब क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट में वो उसमें से ड्रग जो है वो अपनी कैविटी उसने ब्रेक कर दी. तो उसमें क्या कौन सी कंडीशंस होंगी, इसमें दोनों ही अनफेवरेबल होंगी, एंथैल्पी भी और एंट्रोपी भी, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा सोल्यूट जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इंसर्ट हो जाता है हमारा एक क्रिस्टल में. मतलब जो हमारा जो सॉल्वेंट है आपका, इसके साथ हम जैसे जे फिनोमिना था इसको ऑपोजिट ले लो, ठीक है. ये वाला प्रोसेस हो सकता है आपका.
मतलब ये ड्रग मॉलिक्यूल का इसमें इंसर्ट हो जाना, तो वो क्या होगा हमारा ड्रग इन सॉल्वेंट, मतलब ये एक तरह का क्या होगा ड्रग इन सॉल्वेंट। ये तीनों प्रोसेस हैं, बट ये 5 नेचर से फॉर्म होते हैं। मैं अभी आपको मैकेनिज्म दोबारा इसका स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये सिंपली आपने समझना होगा कि मॉलिक्यूल जो है कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। एक तो सोल्यूट जो है यहाँ से, जहाँ तो सोल्यूट जो है कॉर्नर से यहाँ से शिफ्ट हुआ, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल अलग हो गया, सेपरेट हो गया। जहाँ फिर बीच में सेंटर में से कैविटी जो है वो खाली हो गई, ठीक है, कैविटी जो है वो खाली हो सकती है, उसमें से मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकता है। या फिर जो इंसर्ट हो सकती है ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो इंसर्ट हो सकता है सॉल्वेंट कैविटी में। तो ये हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल बीच में सेंटर में जो इंसर्ट हुआ, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ गया ये मॉलिक्यूल जो, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल जो। तो इसमें जैसे सपोज मान लीजिए, अब इस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को बोलते हैं, ये मैकेनिज्म होता है किसके अकॉर्डिंगली, लाइक डिजॉल्व लाइक। बहुत ही कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, व्हाट डू यू मतलब लाइक डिजॉल्व इन लाइक word denoted in mechanism of solute and solvent interaction, what is its actual meaning। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है जो पोलर, जो सॉल्वेंट है हमारे, जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सोल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में होंगे, ठीक है। ये एक इसका मेन फंडा है मैकेनिज्म का, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा है वैसा ही डिजॉल्व होगा। मतलब पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर में डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर नेचर का होगा तो वो नॉन पोलर नेचर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो वो ये हमारा मैकेनिज्म 3 टाइप से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसका इतना अगर आपको समझ आया है तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मतलब आपको पता चल गया होगा कि सोल्यूट मॉलिक्यूल कैसे से रिमूव करना है, कैसे मतलब सोल्यूट की कैसे इंट्रैक्शन हो सकती है, और मूवमेंट कैसे हो सकती है, कैसे क्लीवेज हो सकती है, ये सारा आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैकेनिज्म फॉलो कैसे होता है। अब मैकेनिज्म हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि सपोज मान लीजिए ये आपका बीकर है, ठीक है, ये इसमें लिक्विड है, ठीक है, इसमें हमने नमक डाल दिया, इसमें हमने नमक डाल दिया, ठीक है, ये वाला हमारा नमक था। तो इसमें जैसे ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कौन कौन सी फॉर्मेशन रेडी कर सकते हैं। जहाँ तो सोल्यूट जो नमक हमारा नमक है, जहाँ तो वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जहाँ फिर हमारा सोल्यूट जो नमक है नमक के साथ ही, उसके मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, जहाँ फिर जो वाटर है वाटर अपने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये 3 प्रोसेस तो मेनली है। 4th स्टेप क्या आता है इसका, जो मैंने आपको अभी समझाया था, क्लीवेज। जो सोल्यूट है उसमें सोल्यूट की जो है इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस वीक करके उसकी क्लीवेज मतलब ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आता है कैसे, सबसे पहले क्लीवेज होती है सोल्यूट एंड सोल्यूट। सोल्यूट मतलब नमक की जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड था वो टूटा पहले, ठीक है, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन थी जो बॉन्ड में, वो भी चेंज आएगा, ऑफ कोर्स चेंज आएगा, क्योंकि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो वीक हुआ उसका सोल्यूट का, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, वो मॉलिक्यूल कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे दूसरे में जाने की, वाटर में इन्वॉल्व होने की। तो क्या हुआ, हमारा चेंज आया सॉल्वेंट इंटरेक्शन में। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अगर वो चेंज आया तो उसमें जाने की कोशिश करी, इसने नमक ने वाटर में डिसॉल्व होने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, एक फॉर्मेशन हुई कैविटी की, ठीक है। सॉल्वेंट फेस जो था वो अकोमोडेट हो गया सोल्यूट मॉलिक्यूल में, अकोमोडेशन हो जाना, वहाँ पे एक लेयर बना के वहाँ जम जाना, जहाँ फिर वहाँ पे एक लेयर बना लेना, ठीक है, अकोमोडेशन हो जाना। तो कैसे उसने सोल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ अपनी इंटरेक्शन कर ली, फॉर्मेशन होगी, एक लेयर बन गई। उसके बाद उसने मूवमेंट करी, सोल्यूट ने जैसे नमक ने एक कैविटी में जाने की कोशिश करी, जो सॉल्वेंट की फेस में से उसकी कैविटी में शिफ्ट होने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, वो जब शिफ्ट हुआ तो एक हमारी क्या बन गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हमारा रेडी हुआ, वो एक फॉर्मेशन रेडी हो गई। तो ये फॉर्मेशन रेडी हुई, वो एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना के रेडी हुई। तो ये मैकेनिज्म है हमारा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, इसके साथ ही जो रीज़न है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट
इंट्रैक्शन के। अब रीज़न क्या है, क्यों होता है ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न जो लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसा है वैसा ही डिज़ोल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट होंगे, नॉन पोलर होंगे और सेमी पोलर सॉल्वेंट होंगे। तो पोलर सॉल्वेंट में जैसे पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व इन पोलर सोल्यूट बाय रिड्यूसिंग डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंट्रैक्शन को रिड्यूस करके वो आपस में उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी डाइपोल मूवमेंट जो होती है, नेट डाइपोल मूवमेंट, वो जीरो नहीं होती। दैट आर पोलर सॉल्वेंट। मतलब इनकी एबिलिटी होती है ब्रेक करने की कोवलेंट बॉन्ड और फॉर्मेशन करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की। जैसे हमारा वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, ये सारे हमारे पोलर सॉल्वेंट हैं। नॉन पोलर कौन से होते हैं? वो वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट्स जो डिज़ोल्व होते हैं सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बाय इंड्यूस करते हैं ये डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसने रिड्यूस करवाया था अपनी डाइपोल इंट्रैक्शन को, यहाँ पे रिड्यूस करवाया, यहाँ पे इसने इंड्यूस करवाया। मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी? जीरो, बिल्कुल जीरो होगी। ना तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन एबिलिटी होगी उसको ब्रेक करने की, ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की हिम्मत होगी। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा अपना, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये नॉन पोलर की एग्जाम्पल है। और सेमी पोलर कौन से होते हैं? जो इंटरमीडिएट सॉल्वेंट होते हैं, मतलब दोनों ही फॉलो करते हैं, पोलर नेचर का भी और नॉन पोलर का भी। जैसे कि एग्जांपल है हमारी कीटोन्स हैं, जितनी भी गैसेज है, हीलियम, नियन वगैरह, और हमारा जो मीथेन है। ठीक है, ये हमारा सेमी पोलर में आता है। ये आपको 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, प्लस एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं तो आप उसमें बता सकते हो। ये एग्जाम्पल्स मैंने कॉमन सी बताई हैं आपको, वो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके अब अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको स्टेप नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हो। पे चलते हैं, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है? सेकंड, ये थर्ड टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग का। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब जो सपोज हमारा सोल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो वो 2 थ्योरीज हैं यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई, जो मोस्टली तो रेगुलर सोल्यूशन थ्योरी ही आती है, एग्जाम में पूछा जाता है, बट इसमें मैंने 2 इसलिए करी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसमें। रेगुलर सोल्यूशन थ्योरी जो है करेक्टरिस्टिक नॉन पोलर सॉल्वेंट इन टर्म्स सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। ठीक है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्क्राइब करती है? ये हमने डेल्टा 1 को हमने जैसे इसको लगा के डेल्टा U अपॉन V हाफ उसका करके उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया, ये सिमिलर है, ये फॉर्मूला सिमिलर है। ठीक है, मतलब ये इसके ही इक्वल है, डेल्टा H माइनस RT अपॉन V, और ऊपर ये हमारा हाफ लगा। डेल्टा क्या है? डेल्टा 1 क्या है? सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर है। डेल्टा U क्या है? हमारी मोलर एनर्जी है। ठीक है, तो हमारा V क्या है? मोलर वॉल्यूम है सॉल्वेंट का। डेल्टा U अपॉन V जो टोटल कितना, ये क्या है? हमारा टोटल क्या है? कोहेजन एनर्जी डेंसिटी जो है हमारी सॉल्वेंट की। ये कहाँ से ड्राइव होता है? ये पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहाँ से ड्राइव किया जाता है? ये हीट ऑफ वेपराइजेशन में से ड्राइव किया है वर्ड। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, वेपर्स बनते हैं, तो तब ये हमारा कोहेजन एनर्जी डेंसिटी जो है हमारी सॉल्वेंट की फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा डेल्टा H क्या है? मोलर हीट ऑफ वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, V फिर वही मोलर, दोनों इक्वेशन हमारी जो है ये आ गई। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिखनी है रेगुलर सोल्यूशन थ्योरी की, जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डिस्क्राइब करती है। अब उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन है जो हैंसन सॉल्युबिलिटी जो पैरामीटर है। इसकी इक्वेशन में भी जैसे इसने बोला है कि जो हमारा टोटल हिल्डरब्रांड पैरामीटर जो है हमारा, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्पर्जन कंपोनेंट, पोलर कंपोनेंट प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट। तो जो हमारे ये सारे जो हमारे कॉम्बिनेशन किए हैं ये तीनों के, ये हमारे क्या है? हिंडरसन सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर्स हैं। तो इसमें डेल्टा जो D है डिस्पर्जन कंपोनेंट है, इसमें डेल्टा P है जो पोलर कंपोनेंट है, उसके बाद डेल्टा जो हमारा H है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
कंपोनेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। हेंडरसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की इक्वेशन पूछी जाती है। एक आपका जीपेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक साइड पे इक्वेशन दी होती है, एक साइड पे आपको बताया इक्वेशन का नाम बताया होता है, एक साइड पे आपको इक्वेशन लिख के दी होती है। तो आपको वो मैच द फॉलोइंग दी होते हैं कि कैसे मैच करना है, आपको इक्वेशन ढूंढनी पड़ती है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्योंकि इक्वेशन ये आई हुई है एग्जाम में, ठीक है। तो थ्योरी की बुक्स में इतना नहीं मिलता, मैं दोनों ही कंटेंट लेके चल रही हूँ, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो होप आपको समझ आई होगी इस वीडियो। एंड if you are really liking my videos, then you can like and share with your friends. Thank you to all students and stay happy and healthy. Thank you.